बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 के पाठ 3 को पढ़ते हैं। पाठ का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। हमको इस पाठ में 3 चीज़ें जानना है कि ग्लोब क्या होता है, फिर अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। इनकी अगर समझ आ गई, आपने समझ लिया अच्छे से, तो आगे का आपको भूगोल बहुत अच्छे आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने स्कूल में ग्लोब देखा ही है, दिखाते हैं। तो ये ग्लोब होता क्या है? तो हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल आकार की है, इतनी बड़ी है कि हम पूरी पृथ्वी को तो नहीं दिखा सकते। हम जिस जगह पूरी पृथ्वी को एक साथ पूरी देख सकते हैं, गोल गोल नहीं देख सकते हैं। तो उसके हर भागों को जानने के लिए हमने क्या किया है, ये देखिए ग्लोब का चित्र ऐसा होता है ना, ग्लोब। तो हमने ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है जो कल्पना करके बना लिया है कि अगर कोई देखे अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखे लोगों ने तो ऐसी दिखती है। तो उसका एक मॉडल बना लिया छोटा सा। और ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं और इनको कुम्हार की चाक या लट्टू के समान घुमाया भी जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष पर घूमती रहती है। ये देखिए आपको चित्र से दिखाई देगा, है ना। ये ग्लोब ऐसे बना लिया जाता है और जो ग्लोब भी हमारा ऐसे घूमता रहता है और थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। ये देखिए आपको ये अक्ष दिखाई दे रहा है, ये लाल लाल। तो ये अक्ष की हल्का सा टेढ़ा है और चारों ओर घूमता रहता है। और इस पर पृथ्वी की तरह देखिए पानी, नीला नीला समुद्र है, हरा, और ये सब क्या है, स्थल है। इसमें महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। तो आपको समझ में आया कि ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी की तरह एक मॉडल, जैसे हम किसी चीज का उसी के रूप का मॉडल बना लेते हैं, तो पृथ्वी का एक मॉडल है उसी का प्रतिरूप है और वो भी घूमता रहता है अपनी अक्ष पर, धुरी पर, और उसमें महाद्वीपों, महासागरों आदि को दिखाया जाता है। तो इस तरह से हमने चित्र से देख लिया। अब हम देखते हैं कि ग्लोब पर किसी स्थिति का कैसे निर्धारण होता है। सापेक्षिक स्थिति क्या है और वास्तविक स्थिति क्या है। तो सापेक्षिक स्थिति वो होती है कि जब हम किसी के सापेक्ष में बताते हैं। सापेक्ष का मतलब कि जैसे हमको किसी का बताना है कि उसका घर, मान लीजिए आप अपना घर बता रहे हैं, आपसे कोई पूछे कि आपका घर कहाँ है, तो आप बता देंगे, जैसे स्कूल सब जानते हैं तो आप बता देंगे स्कूल से पीछे जाएंगे 2 घर छोड़ के हमारा घर है। तो आप स्कूल के सापेक्ष में अपना घर बता रहे हैं, तो वो क्या स्थिति होगी, सापेक्षिक। जैसे हम अगर श्रीलंका को बताएं तो कह दें कि भारत के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका कहाँ स्थित है, भारत के दक्षिण में। तो भारत के दक्षिण में स्थित है, यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति क्या हुई, भारत के सापेक्ष अलग से। तो वो सापेक्षिक स्थिति हो जाती है। और एक होती है वास्तविक। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं तो उसे कहते हैं वास्तविक स्थिति। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तु, जैसे आप अपना घर अलग बता दें कि आप सीधे दाहिने जाएंगे, फिर एक गली बाएं को मिलेगी, फिर तो बाएं से फिर दाहिने जाएंगे तो फिर 2 घर छोड़ के मेरा घर मिल जाएगा। यहाँ पे आपने किसी का सापेक्ष, किसी का सहारा, प्रसिद्ध चीज का सहारा नहीं लिया है। तो ये आपकी सापेक्षिक और वास्तविक स्थिति हो गई। अब हम देखते हैं कि ये अक्षांश रेखाएं क्या है। अक्ष आप समझ गए, पृथ्वी के बीच की जो एक रेखा होती है उसको अक्ष कहते हैं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, काल्पनिक अक्ष पर घूमती रहती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। लगभग गोल आकार की हमारी पृथ्वी होती है। अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं होता जहां से हम ढूंढ सकें, जहां से हम किसी पृथ्वी को पा सके। तो इसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हाँ, ये देखिए, अब ये पृथ्वी है, इसमें ऐसी कोई जगह नहीं होती, गोल गोल होती है। हम कहाँ से देखें कि कहाँ पर कौन सा है, तो किनारा तो है नहीं तो हम बता दें कि इस तरफ के किनारे से इतना चलो। हाँ, बस ऊपर ये उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, बीच में ये विषुवत रेखा खींच लेते हैं। ये विषुवत रेखा है, ये क्या करती है, हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। विषुवत रेखा से देखिए आप, ये ऊपर के हिस्से, ये रेखा है, यहाँ से जो ऊपर का है वो क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, ऊपर की ओर को उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये अक्षांश रेखा 90 डिग्री ऊपर होती है और 90 डिग्री नीचे होती है। मतलब टोटल कितनी, ये देखिए आप,
एक 0 डिग्री से खींची जाती है, 15-15 ये एक डिग्री के अंत में खींची है, 90, 1 2 3 ऐसे करके 90 ऊपर आई हैं और 90 नीचे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपके पास ये भी पूछ सकता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो आप कितना बोलेंगे, 90 ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध में और 90 नीचे, तो आप 90-90 जोड़ लेंगे और बोल देंगे कितनी होती है, 180। लेकिन नहीं, उत्तरी ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये 181 होती है, क्योंकि ये एक बीच वाली जो रेखा होती है विषुवत रेखा, इसके ऊपर भी 90 है, इसके नीचे भी 90 हैं। तो एक्चुअली में तो 181 ही होती है, लेकिन कभी कभी अक्षांश रेखा की संख्या, उत्तर अगर ऑप्शन में 181 नहीं दिया रहता तो हमको 180 ही सही करना पड़ता है। तो ये सब 15-15 डिग्री में ये कैसे खींचेंगे आप, चांदा रख के हर 15 डिग्री पर जो कोण बनेगा जहां पर ये मिलेगी रेखा वहां से सीधी एक रेखा खींचते चलेंगे। ये देखिए ये 15 डिग्री पर कोण बना तो ये सीधी रेखा खींच ली, ये 30 डिग्री पर जाकर वृत्त में मिली कोण, चांदे से यहां से रख के कोण बनाया चांदे से, और फिर 30 डिग्री पर मिली ये रेखा खींच ली, 45 डिग्री पर मिली तो ये कोणीय दूरी ही क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा। क्या कहलाती है, किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। ये जितना कोण बनेगा जितनी दूरी है, यही 15 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश, ये अक्षांश रेखाओं के नाम हो जाते हैं। चाहे उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी अक्षांश, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में नीचे तरफ तो क्या कहेंगे उसको, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। तो इस तरह से हमको अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई। और भूमध्य रेखा जो होती है वो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब हम देखते हैं कि किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अंश से अक्षांश माना जाता है। जो भूमध्य रेखा है उसका कितना डिग्री मानते हैं, 0। चूंकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री होगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव भी 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री, ये आपको हमने बताया। तो इस तरह से दोनों मिलकर के 180 हो गई और एक बीच वाली हो गई तो वो हो गई। ये देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, ये देखिए विषुवत रेखा वो अलग से, और इसमें कौन कौन सी रेखाएं हम आपको दिखाते हैं। जो मेन रेखाएं हैं ये आप देखिए इस चित्र से देख के समझ सकते हैं। ये 0 डिग्री वाली कौन सी रेखा हो गई, विषुवत रेखा। मतलब मेन आपको इतनी चीजें जानना है, अक्षांश जो इस तरह से खींची होती हैं अक्ष पर, और देशांतर अभी बताएंगे। तो अक्षांश को पहले समझ लीजिए, इतनी अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण हैं, इनके नाम आपको समझना चाहिए। हैं तो बहुत सारी बताया, 90 इधर 90 इधर, लेकिन पहली अक्षांश रेखा आपको जानना चाहिए कौन सी है, विषुवत रेखा, जो कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। इसको और क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। उसके उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध पर जो 23.5 डिग्री पर, कितने पे, 23.5 डिग्री पर जो रेखा बनी है उसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, और यही 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा बनी है, मकर रेखा। अब आपसे अगर कोई पूछे कि कर्क रेखा और मकर रेखा में अंतर क्या है, तो क्या बताएंगे, क्या अंतर है इन दोनों में। दोनों ही 23 डिग्री पर हैं, दोनों ही 23.5 डिग्री पर बनी है। अंतर क्या हुआ, अंतर ये हुआ कि जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पर तो है, लेकिन किस तरफ है, उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर तरफ। और जो मकर रेखा है वो नीचे तरफ है। ठीक है, 23.5 पे वो भी है लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में है। इसी तरह देखिए 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पर क्या है, ये आर्कटिक रेखा, यहां से फिर वो शुरू होगा, आर्कटिक रेखा है। और यहां भी नीचे भी 6.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा है। तो आपसे कोई पूछे कि अंटार्कटिक रेखा और आर्कटिक रेखा में क्या अंतर है, आपसे पूछा जाएगा, पीछे पाठ के आखिरी में आपसे अंतर भी पूछा जाएगा। तो यही अंतर है कि आर्कटिक रेखा जो है वो नॉर्थ में है, मतलब उत्तरी ध्रुव में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और जो अंटार्कटिक रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। अब आप ये जो एक अंश पर ये खींची है, ये जो 0 डिग्री से फिर एक अंश पर एक अक्षांश रेखा, 2 अंश पर, ये कितने किलोमीटर की दूरी होती है इनमें, 111 किलोमीटर की ये माना गया है। ये ऐसी रेखाएं खींची नहीं है, पृथ्वी में कोई रेखा खींच सकता है इतनी बड़ी, नहीं खींच सकता। लेकिन हम ये क्यों खींच रहे हैं, रेखा खींचने की हमको जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत है इस तरह रेखा, ये ऐसी रेखा
अक्षांश और देशांतर इसलिए रेखा खींची गई कि हम कैसे बता पाएंगे कि पृथ्वी में हमारा देश कहाँ है या ये देश कहाँ है, हमको किस जगह पर जाना, कितना उत्तरी चलें, कितना पश्चिमी चलें। तो इनके लिए हमने कल्पना कर ली कि इतने इतने डिग्री पर रेखाएं खींच करके कर ली। तो इस तरह से आपको ये अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई और इनको 4 चीजें, इनकी इतनी रेखाएं याद रहना चाहिए। कभी भी कोई आपसे पूछे तो आपको याद रहना चाहिए, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23 डिग्री, आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा दक्षिणी गोलार्ध। अब हम चलते हैं ये देखने की देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ये देखिए आपको पूरा ये लिखा हुआ है, 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, ये सब पूरा है ना, और 23.5 पर कर्क रेखा, ये आपको हमेशा याद कर लेना है। अब हम चलते हैं कि हम देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाएं हैं वो हैं जो कि पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत 2 शहर हैं और दोनों एक ही अक्षांश पर हैं। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि गाजियाबाद कहाँ है और पीलीभीत कहाँ है? तो उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि ये स्थान दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व में है या पश्चिम में। ऊपर नीचे तो समझ में आ गया कि इस अक्षांश में है, लेकिन इस तरफ है, पूर्व तरफ है कि पश्चिम तरफ, ये कैसे पता चलेगा? तो हमको ऐसी भी रेखाएं खींचना पड़ेगा जो पूर्व पश्चिम के भाग को बताएं, क्योंकि अक्षांश रेखा तो उत्तरी और दक्षिणी बता रही हैं, है ना। तो इन मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, जो पूर्व पश्चिम की ओर खींची जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर करके। इनके बीच की दूरी को अंश में नापते हैं। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से, देखिए आप चित्र से भी समझ जाएंगे कि ये देखिए लंबी लंबी खींची गई, ये ध्रुवों को मिलाती हुई। जो अक्षांश रेखा होती है वो बीचों बीच ऐसे होती है, परिधि को मिलाते हुए, और देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती है। तो ये देखिए आपके बीच में इसको मानक रेखा मान करके ये इधर से एक खींच दी गई, तो 180 इधर होती है और 180 इधर। और ये जो बीच की रेखा है, जैसे आपकी भूमध्य रेखा थी ये बीच की, तो ये उत्तरी गोलार्ध था और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब ये बीच वाली रेखा से ये पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, इधर का आधा हिस्सा, और ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। तो अब हम बता सकते हैं कि गाजियाबाद इसमें है और पीलीभीत इधर है। इसमें कौन कौन सी रेखाएं, देखिए देशांतर रेखाओं में आपको कौन कौन सी प्रमुख रेखाएं हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहली तो आप ये ग्रीनविच रेखा जान जाइए। ये देखिए लिखा हुआ है ग्रीनविच रेखा, ये बीच की है, ठीक। फिर इनको, और ये जो खींची हुई है इन सबको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। कितनी है? 180 इस तरफ, 180 इस तरफ, मतलब टोटल कितनी हुई? 360। और 0 डिग्री पर ये भूमध्य रेखा है और ये भी एक अंश 111.32 किलोमीटर के उसमें खींची जाती हैं। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि समय का हम देखते हैं कि समय हम कैसे, समय जोन का पता कैसे लगाएं। तो इसके लिए हम एक चित्र से देखिए, ये जो सूर्य होता है हमारा, ये हर समय एक सा नहीं, पूरी पृथ्वी कैसी है हमारी? गोल है। तो पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, अतः इस पर सभी स्थानों पर एक सा समय नहीं होता है। किसी स्थान पर सूर्योदय का समय तो किसी स्थान पर दोपहर का, जैसे यहाँ पर देखिए 12 बज रहा है, तो उस वक्त यहाँ पर 2 बज रहा है, यहाँ पर 10 बज रहा है। तो ये अलग अलग समय होता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश अलग तरह के, वहां देर से उदय हुआ। तो ये हम ये भी समझ गए कि देशांतर रेखाओं से हम समय को कर सकते हैं। अब हम मानक समय कैसे होगा? देखिए व्यविन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं। जैसे कि आप हमारा अंतर देखिए, यहाँ पर कितना है? 97.25, और यहाँ पर आइए देखिए कितना है? 68.7, मतलब 29 डिग्री का अंतर है। यहाँ से और यहाँ में 29 डिग्री का अंतर रहता है। अतः दोनों स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। इस समस्या के दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय मानक रेखा का निर्धारण किया जाए। ये देखिए लाल रंग से दिखाई दे रही है,
ये आपकी केंद्रीय मानक रेखा है। हमारे देश में 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये पूर्व की तरफ आ रही है ना, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी। तो पूर्वी देशांतर को मानक रेखा माना गया है। 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय भी कहते हैं। अब हमारे देश में जो भी समय चलेगा इसको स्टैंडर्ड टाइम मान के चलेगा। तो भारतीय मानक समय, ग्रीनविच मानक समय, जो ग्रीनविच समय मानक समय, उससे कितना आगे रहता है? 5 घंटा 30 मिनट। अर्थात जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे तो हमारे भारत में कितना बजेगा? 5:30। ये देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। अगर ग्रीनविच, वैसे तो ग्रीनविच रेखा से माना जाए तो वहां पर अगर 12 बज रहा है तो हमारे इंडिया में कितना बजेगा? 5:30। इसी तरह आप और देशों का भी देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए भारत एवं श्रीलंका का मानक समय एक ही है। भारत में भी जब 5:30 बजेगा तो श्रीलंका में भी 5:30 बजेगा। तो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में मानक समय अलग है, 5 घंटा। पाकिस्तान का कितना है? 5 घंटा, और बांग्लादेश का है 6 घंटे। इस तरह से देखिए आप अलग अलग देश में, नेपाल में कितना है? 5:45, 15 मिनट हमसे ज़्यादा है इधर का, मतलब जा पीछे रहता है। हम लोग 5:30 बज रहा है तो वहाँ पर 5:45 बजेगा। तो इस तरह से हमको समझ में आया कि ये मानक समय के हिसाब से हर जगह एक सा समय नहीं होता है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, इसे तिथि, ये तो समय से हो गया, आप समय जान गए कि कैसे होता है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है हमारी, इससे दिन भी निश्चित होता है। जैसे सोमवार है तो आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ अगर आज सोमवार है तो आप हर जगह सोमवार ही होगा, ऐसा नहीं होता। ये भी पूर्व और पश्चिम से अंतर आता है इसमें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी का क्या होता है, प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके हम पहुंच सकते हैं। ग्लोब पर 180 डिग्री की पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखा में एक ही रेखा है। यदि 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री, देखिए पूर्वी देशांतर की ओर हम चलते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 180 का 4 से गुणा करेंगे हम तो 720 आएगा, यानी 12 घंटे का समय बढ़ जाएगा। अगर हम इधर आएंगे पूर्वी देशांतर की ओर, ये इस तरफ, ये पूर्वी देशांतर है, तो यहाँ पर क्या होगा? 12 घंटे बढ़ जाएगा, और इधर जाएंगे तो 12 घंटे का समय कम हो जाएगा। तो अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो क्या होगा? तो इस तरह से देखिए कि अतः देशांतर की यात्रा करें 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच से होते हुए 180 डिग्री पश्चिम देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन का फर्क आ जाएगा। इसलिए पूर्व या पश्चिम की ओर से अगर हम इधर से यहाँ जाएंगे तो फिर एक दिन का घट या बढ़ जाएगा, इधर जाएंगे तो बढ़ जाएगा, इधर जाएंगे तो घट जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है तो इसके अनुसार मान लीजिए, जैसे कोई उदाहरण के लिए यदि जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला एक जहाज है तो इस रेखा को सोमवार सायं 5 बजे पार करता है। अगर वो इस वाली रेखा को, तो दूसरी ओर रविवार का समय 5 बजे माना जाएगा। वो यहाँ से कब जा रहा है? सोमवार को, लेकिन इधर आएगा तो कौन सा माना जाएगा? रविवार 5 बजे। इसके विपरीत यदि यात्री रविवार को 5 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान की ओर आता हुआ है, इस रेखा को पार करता है, तो इस ओर सोमवार सायं 5 बजे माना जाएगा। तो इस तरह से एक दिन का भी, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो दिन को निर्धारित करती है, तिथि को, और जो ग्रीनविच रेखा होती है वो समय को निर्धारित करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर बहुत अच्छे से, और इसमें सब अंतर को समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद एक हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का क्विज बनाएंगे जिसको आपको वो करना होगा, और इसमें आप ये भी देख सकते हैं, मेन बातें हमको ये भी याद रखनी है। बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा, और क्विज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। इसमें ये सब चीज़ें भी हमें जानना है कि विषुवत व्रत क्या है। धरातल पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच जो 0 अंश का काल्पनिक व्रत है वो विषुवत व्रत कहलाया। विषुवत रेखा के पास जो व्रत बन रहा है विषुवत रेखा से। और कर्क व्रत क्या है? जो धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत व्रत से 230 कोणीय दूरी पर खींचा गया है। इसी तरह मकर व्रत है, ये दक्षिणी गोलार्ध पर 230 कोणीय दूरी पर खींचा गया है। काल्पनिक है, ये सब कल्पना की गई है।
इसी तरह आर्कटिक व्रत है जो धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में 660 कोणीय पर खींचा गया है काल्पनिक व्रत, और अंटार्कटिक व्रत क्या है जो धरातल पर 660 कोणीय दूरी पर, मतलब जितने में रेखा खींची गई है उसी से एक व्रत बन गया है। तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत, मकर व्रत और ये सब। इस तरह से आपका पाठ खत्म हुआ। आपको जो भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताइए, मैं उसका समाधान करूंगी।